मोस्ट वेलकम टू ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक बॉटनी में बीट गेहूं के बारे में कि गेहूं की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, यूजेस क्या है और सेमी ड्वार्फ वैरायटी की प्रोडक्शन किस तरीके से हुआ। तो बीट इसका इंग्लिश नेम है, हिंदी नेम इसको गेहूं है। तो बात चल रही थी कि गेहूं बीट क्या है। तो ये बेसिकली जो गेहूं है या बीट है वो एक प्रकार का मेजर सीरियल है, स्टेपल फूड है जो बड़े लेवल पर जिसका बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता है और उसको यूज किया जाता है। तो जो सीरियल है हमारा ये मेजर सीरियल है। तो सीरियल हम बता दें, जो सीरियल शब्द है वो बेसिकली ग्रीक भाषा का शब्द है, इसको सीरियाई मोनेरा से लिया गया था। तो सीरियाई मोनेरा जो थे वो ग्रेन्स थे जो वहाँ के एग्रीकल्चर देवता थे, सीरीज उनको चढ़ाया जाता था, उन्हीं के नाम पर ग्रेन्स का नाम रखा गया सीरियल्स। तो बेसिकली बीट जो है एक मेजर सीरियल्स है, स्टेपल फूड है जिसमें वर्ल्ड की लगभग 50% पब्लिक इसको एज ए फूड मटेरियल यूज करती है। तो इसको बॉटनिकल नेम टीटकम स्पीसीज होता है, फैमिली इसकी पोएसी है। इसकी खोज लगभग आज से 6000 बीसी पूर्व इमर बीट के रूप में हुई थी। इसका ओरिजिन सेंटर जो माना जाता है बेसिकली साउथ वेस्ट एशिया माना जाता है इसको। और दूसरा यह है कि कुछ वर्कर इसको मानते हैं कि जो मेसोपोटामिया यानी कि आज का इराक वहां दजला और फरात घाटी में हिल्स थी, वहां पर हुआ था बीट का ओरिजिन। वर्ल्ड लेवल पर इसका जो कल्टीवेशन है बीट का रसिया, यूएसए, चाइना, इंडिया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इटली और अर्जेंटीना में लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन होता है। इंडिया में इसका प्रोडक्शन बेसिकली होता है एमपी, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि जो है मतलब 40% इंडिया में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। जहां पर विंटर सीजन रहता है उतने एरिया में बीट का प्रोडक्शन होता है। अब बीट जो बेसिकली है तो इसका बीट हुआ क्या, जब स्टार्टिंग में बीट जो है बीट को मैन मेड सीरियल्स कहा जाता है। प्रारंभ में बीट जो था वो बेसिकली क्या था, डिप्लॉइड था, फिर टेट्राप्लॉइड हुआ, उसके बाद हेक्साप्लॉइड हुआ। तो इसको मैन मेड सीरियल्स किया जाता है क्योंकि आज जो प्रेजेंट वैरायटी में यूज करते हैं वो हेक्साप्लॉइड वैरायटी है जो कि प्लांट ब्रीडिंग में क्रॉसिंग के द्वारा डेवलप की गई। तो हम कुछ देखते हैं कि सबसे पहले जो हमें मिली थी टीटकम एजिलोक्वाइडिस, ए वाइल्ड इनकॉर्न वैरायटी थी, ये लैटिन नाम है इसका और ये कॉमन नेम था। उसका फिर मिला था टीटकम मोनोकोकम, ये इनकॉर्न वैरायटी थी। फिर उसके बाद क्रॉस हुआ, क्रॉस से मिला था हमें टीटकम डाइकोक्वाइडिस, वाइल्ड इमर वैरायटी थी। और फिर डाइट्रोकटकम इमर वैरायटी थी। फिर ड्यूरम, टीटकम ड्यूरम, इससे मैक्रोनी बीट भी कहते हैं इसको। पर्सियन बीट कहलाता है। ट्रिगिडियम रेबिट कहलाता है। टीटकम पोलिकम पोलिस वैरायटी है। और टीटकम एस्टिवम जो है इसमें कॉमन वैरायटी है बीट की जो आज के दौर में लार्ज लेवल की है। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ बायोडिकॉन और इनमें क्रोमोसोम नंबर 7 था, 7 साइड थे इसमें, और इनमें 14 है, इसमें जो है वो 21 क्रोमोसोम नंबर है। तो टीटकम एस्टिवम सबसे कॉमन वैरायटी जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा है टीटकम सेफेरिकम, सोट, कॉम्पैक्टम, इसे ब्रेड भी कहते हैं। कॉम्पैक्टम ये हमारी क्लब बीट कहलाती है। स्प्लिट वैरायटी कहलाती है। टीटकम माका, ये माका बीट कहलाता है। तो इस तरीके से इनको डेवलप किया गया था। इससे ब्रेड है, मैक्रोनी है, इन सब चीजों से तो टीटकम एस्टिवम है इसको भी ब्रेड कहते हैं, ऑस्ट्रोकोम को ब्रेड बनाने का काम आती है। बाकी ये मैक्रोनी है और इस तरह की चीजें डेवलप की जाती है। तो बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट हुआ, ओरिजिन हुआ साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था। वहां से व्यापारियों के दूसरे माध्यमों से माइग्रेट होकर हिंदुस्तान में आया था। अब इसका कल्टीवेशन किस तरीके से, उसका प्लांट बेसिकली देखा होगा इरेक्ट होता है, मोनोकाट होता है, इसमें एडवेंटेटिव सूट पाई जाती है, लीफ सीट होता है, स्टेम नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है। इसकी जो इंटरनोड होती है वो होलो होती है, नोड होती है सॉलिड होती है। जिस तरीके से बांस में देखा होगा आपने, लीफ होती है, लीफ सीट पाई जाती है कवरिंग, और इसमें जो पैरेलल वेरिएशन पाया जाता है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पाइक एंड
स्पाइकलेट्स होता है। इसका कल्टीवेशन किस तरीके से करते हैं? इंडिया में इसका कल्टीवेशन जो है बेसिकली विंटर सीजन में स्टार्ट होता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसमें सोइंग की जाती है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक। तो जो अर्ली वैरायटी है यानी जो लेट वैरायटी है वो अक्टूबर और नवंबर में सोइंग की जाती है, और जो लेट वैरायटी है बेसिकली जिसे विंटर स्प्रिंग भी कह सकते हैं, उनकी सोइंग दिसंबर से जनवरी तक की जाती है। तो पहले क्या किया जाता है कि जब राइस का हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसमें अगर नमी कम है तो पानी उसमें लगा दिया जाता है, फिर उस फील्ड को अगली जो कल्टीवेटेड फील्ड है उसकी जुताई की जाती है। जुताई करने के बाद 2 से 3 जुताई करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट या सीधे सींग के द्वारा लाइन टू लाइन इसमें हम बीट के बोते हैं। साथ साथ में हम रासायनिक खाद्य जैसे कि DAP है, NPK है और बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, और उसके बाद इसको मिक्सिंग करके इसको हम कवर कर देते हैं मिट्टी से ही। तो 15 से 20 दिन के बाद ये जुगना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि इस बीट में जो फ्लावरिंग का सीजन बेसिकली वो जनवरी लास्ट और फरवरी होता है, और मार्च में हमारे यहाँ मार्च और अप्रैल में, मार्च में पक के तैयार हो जाती है, मेच्योर हो जाती है क्रॉप, और मार्च लास्ट और अप्रैल में और मई तक की क्रॉप को हार्वेस्टिंग करके फार्मर्स अपने यहाँ स्टॉक कर लेते हैं, ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं, स्ट्रॉ को अलग कर लिया जाता है। तो अब ये तो बात नॉर्मली रही। उसके बाद जब ये वाइल्ड वैरायटी हमारी ग्रो कर रही थी तो वाइल्ड वैरायटी का प्रोडक्शन जो था वो बहुत कम था, बड़े लेवल पे नहीं था। बहुत सारी चीजें थी कि कुछ वाइल्ड वैरायटी बहुत बड़ी हो गई थी, तो उनकी वजह से क्या होता था कि जो हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन थी, तेज हवा चलने से, बारिश होने से वो गिर जाती थी, तो उनमें जो सीड प्रोडक्शन था, ग्रेन्स प्रोडक्शन था बहुत कम था, यील्डिंग कम थी। तो धीरे धीरे ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ और फार्मिंग में चीजें बढ़ी, प्रैक्टिकल्स बढ़े, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन सेंटर से चीजें शुरू हुई, और धीरे धीरे 19वीं सदी में आकर क्या हुआ कि इसमें वैरायटी तैयार की गई कि जो ड्वार्फ वैरायटी है वो प्रोडक्शन के लिए अच्छी होती है, कि उसके लिए खाद पानी भी कम चाहिए होता है, फर्टिलाइजर भी कम चाहिए होता है, ड्यूरेशन भी कम लेता है, और वो तेज हवा में और पानी में सीधे खड़े करने में सक्षम होती है। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट थे, बड़े लोग थे, बड़े बड़े सेंटर्स पर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग थी, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब अनाज की आवश्यकता बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, तो उसमें खाद्यान्न समस्या प्रॉब्लम हुई, तो उसमें ऐसी वैरायटी डेवलप की गई जिनका लागत कम हो, उनमें प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो उस समय एक ड्वार्फ वैरायटी उत्पन्न की गई थी। किस तरीके से? उसमें 2 वैरायटी ली गई थी, डोरमा और फल्ज। तो डोरमा बेसिकली थी जापानी सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी, और फल्ज जो थी US विंटर बीट था, हाई यील्डिंग बीट था। इनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो फिल्फ डोरमा हमें बीट मिला था रिजल्ट में। ये बीट जो बेसिकली था एक ऐसा था सेमी ड्वार्फ हाई यील्डिंग वैरायटी थी। इसको फिर तुर्की रेड से क्रॉस कराया गया था। तुर्की रेड भी जो क्या था US विंटर हाई यील्डिंग वैरायटी थी। इसको जब क्रॉस कराया गया तो इसमें नॉरिन 10 इससे प्राप्त हुआ। ये सेमी ड्वार्फ विंटर हाई यील्डिंग वैरायटी थी। इसको लोकल वैरायटी जो US में अडॉप्ट की गई थी उससे क्रॉस कराया था, तो उससे गेनिस वैरायटी प्राप्त हुई थी। ये जो गेनिस जो प्राप्त हुई थी, जो में डेवलप वैरायटी मिली थी सेमी ड्वार्फ विंटर US अडॉप्टेड थी, वहां पर होती थी लोकलाइज। फिर इसको लोकल वहां जापान की USA से यूनाइटेड किंगडम से लाके वैरायटी को क्रॉस कराया गया, उससे न्यू बीट यानी जो हेक्साप्लॉइड बीट है आजकल जो हम न्यू ड्वार्फ वैरायटी यूज करते हैं उसका उत्पन्न हुआ। तो जो नई हमें ड्वार्फ बीट वैरायटी मिली थी वो सेमी ड्वार्फ थी, हाई यील्डिंग थी, अडैप्टेबल थी, रस्ट रेजिस्टेंट थी, और फ्रॉस्ट और मैच्योरिंग और स्प्रिंग इसमें थी। तो इस तरह की बिल्डिंग वैरायटी बाद में जो वैरायटी थी, तो ये जो बेसिकली काम हुआ था वो मैक्सिको में हुआ था, और बाद में इस वैरायटी को मैक्सिको के बाद दूसरे देशों को रिलीज किया गया। यहीं से इंडिया को भी मिला था, और फिर इंडिया में जो स्वामीनाथन थे, MS स्वामीनाथन, उन्होंने इस पर ड्वार्फ बीट पे काम किया। तो हमारे यहाँ भी उसमें बहुत सारी वैरायटी उत्पन्न की गई थी, जिनसे इंडिया में भी ग्रीन रिवोल्यूशन आया, और इंडिया जो है 1970 से 80-90 के दशक में सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, और उसमें अपना प्रोडक्शन बढ़ गया, खाद्यान्न की मात्रा बढ़ गई, भुखमरी खत्म हुई इससे, और जो हमारी जो जनसंख्या की रिक्वायरमेंट थी खाने की वो भी कंप्लीट हुई, और उससे बहुत तेजी से वृद्धि हुई प्रोडक्शन में। तो बहुत सारी हमारी इस तरीके से हमारे सेमी ड्वार्फ वैरायटी मिली थी। तो वो अब ये जो वैरायटी थी वो अलग अलग मौसम के, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग क्लाइमेट में अडेप्टेबल थी। तो इस तरीके से एक दूसरे देशों में चला गया। अब अगर देखा जाए कि वर्तमान समय में क्या हुआ कि बहुत सारे
रिसर्च सेंटर के द्वारा बहुत सारी हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी और दूसरी तरीके की रस्ट रेजिस्टेंट, सीड रेजिस्टेंट और फंगल रेजिस्टेंट अन्य बीमारियों से रेजिस्टेंट पावर के द्वारा से रिलेटेड डेवलप की गई थी वैरायटी। इनमें हाई यील्डिंग वैरायटी थी। तो पहली थी लार्मा रोजा 64, एनपी 846, सोनारा 64, कल्याण सोना, सरती सोना, मोती एचडी 1949, हीरा एचडी 1941, PAN 3004, HS277, HS295, PUB 154। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी है जो इंडिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग सोइंग की जाती है। कुछ वाटर रेजिस्टेंट होती हैं, कुछ सीड रेजिस्टेंट होती है, कुछ साल्ट, इस तरीके की अलग अलग क्षेत्र के अनुसार जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरह के रिसर्च सेंटर के द्वारा वीट की हाई यील्डिंग वैरायटी तैयार की गई है, जिससे हमारे भारत में विश्व में बहुत ही तेजी से जो गेहूं की जो यील्ड थी वो तेजी से बढ़ गई और आज इंडिया इस लेवल पे है कि अपने गेहूं खाद्यान्न को निर्यात करने में भी सक्षम है और जो पब्लिक की डिमांड है फूड ग्रेन उसको भी कंप्लीट करने का काम करता है। तो इस तरीके से जो फील्ड हमारा आपने बताया था किस तरीके से हमारे यहाँ यील्डिंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है। तो हार्वेस्टिंग के बाद दो चीजें बनती हैं। हार्वेस्टिंग के बाद सीड ग्रेन्स बनते हैं और एक्स्ट्रा बनता है। तो बेसिकली एक्स्ट्रा का जो प्रयोग करते हैं हम वो एनिमल्स के लिए फोडर के रूप में किया जाता है। ग्रेन्स और सीड बनाने गत्ते बड़ा सीड बनाने में काम किया जाता है, फ्यूल के रूप में करा जाता है। इस तरीके से बायो फर्टिलाइजर बनाने में भी किया जाता है और क्रॉप्स के में मल्चिंग के काम में भी किया जाता है। तो एक्स्ट्रा इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। दूसरा एक्स्ट्रा का प्रयोग पैकिंग मटेरियल में भी करा जाता है। तीसरा बनता है हमारा ग्रेन्स। तो ग्रेन्स में क्या होता है, ग्रेन्स का प्रयोग, ग्रेन्स में सीड होता है। तो ग्रेन्स में देखिए जो चमकदार इसमें लेयर होती है बेसिकली वो ग्लूटिन प्रोटीन की होती है। ग्लूटिन प्रोटीन देखा जाए तो हमारे चेहरे में, स्किन में चमक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, ऑयल्स होता है। तो जो है हमारा जो पाउडर बनता है वीट से वो बेसिकली ब्रेड है, रोटी बनाने के काम में आता है, बिस्किट इंडस्ट्री में प्रयोग करा जाता है, मैदा इंडस्ट्री में प्रयोग करा जाता है, पेपर इंडस्ट्री में सेलुलोज में प्रयोग करा जाता है और फ्यूल इंडस्ट्री में प्रयोग करा जाता है, कॉन्फेक्शनरी में प्रयोग करता है, ब्रेड है, बहुत सारी चीजें मटेरियल जो है इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है बड़े लेवल पर, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो ये थी वीट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस जो हमने आपको दी। इस तरीके से देखा जाए तो ये वीट हमारा आज प्रेजेंट टाइम में खाते हुए हेक्साप्लॉइड होता है। पहले हमारा डिप्लॉइड था, फिर टेट्राप्लॉइड था, हेक्साप्लॉइड था। तो अगर वीट में जो काम कैसे हुआ, हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर क्या काम होता है, तो एनआई बेबीलोन का नाम सुना। एनआई बेबीलोन में टोटल जो था वो 31,000 क्रॉप जो वीट के सैंपल कलेक्ट किए थे, उन्हीं के आधार पर इनको उन्होंने नाम दिया। तो इस तरीके से जितने बीट सैंपल जो थे पाए जाते थे। तो इंडिया में बेसिकली ये टीटकम ये बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती थी। तो बेसिकली जो हमारे टीटकम एस्टिमा में ये कॉमन स्पीसीज है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है।